क्या ये डेमोक्रेसी का फेलियर नहीं था? ऐसे प्रत्याशी और वहां पे उनका खून हो गया, इतना भयंकर था। पोस्ट पोल वायलेंस है वो क्यों होता है? पोस्ट पोल वायलेंस ये बताने के लिए होता है कि इस बार तो सिर्फ मार पीट रहे हैं, अगली बार खत्म कर दिए जाएंगे। इस बूथ पर हमारे पक्ष में या खिलाफ वोट पड़े वो भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको डराना धमकाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो फिर से 2021 की कहानी दोहराई जाएगी। कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। हिंदू वहां पे त्राहिमाम कर रहे थे। क्या बंगाल वाकई में चेंज चाहता है? बंगाल अवश्य चेंज चाहता है, बस थोड़ा सा शेष भारत का सपोर्ट चाहिए। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्मार्ट। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुरजीत जी। पिछले एपिसोड में हमने बंगाल और आने वाले इलेक्शंस पे बात की, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ उसके निष्कर्ष में जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है लाइक ईडी एंड सीबीआई, चलिए मानिए कि पॉलिटिकल राइवलरी है, बट व्हाई हैव दीज एजेंसीज फेल्ड टू टेक एनी एक्शन इन बंगाल डिस्पाइट ऑल द एविडेंसेस? मैंने तो एक घटना आपको बताई 2019 की, जिस वक्त की केंद्र से सीबीआई के जो अफसर भेजे गए थे उन्हीं को बंधक बना लिया गया था और ममता ने जो अभियुक्त पुलिस ऑफिसर उसके साथ रैली की थी। इसके अलावा देखिए, ईडी और सीबीआई जो है वो आर्थिक मामलों में जांच करती है और आर्थिक और आपराधिक मामलों में जांच करती है। तो आर्थिक मामलों में ईडी पर खासकर जो विपक्ष आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को परेशान करने के लिए, बंगाल में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और वो अभी बीजेपी के मेंबर हैं रिटायर करने के बाद, अभिजीत गांगुली। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक ऐसा अजीब दृश्य दिखता है जहां पर कि ममता बनर्जी को परेशान करने के बजाय ईडी एक स्तर तक जांच करता है, उसके बाद जो ममता का आदमी है उस तक पहुंचकर वहां से ममता तक नहीं पहुंचता, उससे पहले अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है। तो ये चक्कर क्या है? इसलिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं अब तक वेस्ट बंगाल में, जैसे एक शारदा स्कैम है, वो पॉन्जी स्कीम था, चिट फंड स्कीम था। बहुत सारे गरीब लोगों को कहा गया कि आपके पैसे कई गुने बढ़ जाएंगे, बल्कि केवल बंगाल नहीं, आसपास के जो राज्य हैं जहां जहां बंगालियों की संख्या भारी मात्रा में है, झारखंड है, बिहार है, असम है और उस तरफ त्रिपुरा है, इन जगहों पर भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जा जाकर प्रचार किया, विशेषकर बंगालियों को टारगेट करते हुए कि आपके पैसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे। वो सारा का सारा पैसा डूब गया और उसमें जो बाद में वहां का पुलिस आयुक्त बना, जिसका बचाव कर रही थी ममता बनर्जी, उसके भी शामिल होने का आरोप था। तो ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। हम देखते हैं कि नोटों के बंडल मिलते हैं ममता बनर्जी के किसी मंत्री के घर पे और वो तो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन बात ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचती। ये एक बड़ा अजीब सा खेल है। और ये जो मैंने आपको कंस्पिरेसी थियोरी की बात की थी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में साठगांठ है, इन्हीं सारी घटनाओं से ये जो कंस्पिरेसी थियोरी है इसको तूल मिलती है और भी लोग इस पर विश्वास करने लगते हैं कि ईडी ममता बनर्जी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है इतने सारे स्कैंडल्स के बाद भी। और सीबीआई की तो बात ही अलग है, इतनी सारी लाशें लटका दी गई हैं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कितनी निर्मम जो रेप एंड मर्डर की घटना घटी। और क्या हुआ, छोटे मोटे एक आदमी को पकड़ लिया गया जिसकी जो आसानी से एक शब्द होता है, एक टर्म होता है अंग्रेजी में, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। तो ममता बनर्जी जिससे पल्ले झाड़ सकती है, ये मेरा कोई नहीं लगता, ये पता नहीं कौन था। तो इसी तरह से हर जगह पे हो रहा है और कभी भी ममता बनर्जी स्वयं लपेटे में आ जाए, अब तक तो नहीं हुआ। और इसके पीछे जो एक और साठगांठ की बात ये होती है कि शायद आप इसलिए नहीं हराना चाहते तृणमूल कांग्रेस को कि अगर तृणमूल कांग्रेस हार जाती है तो भारत में विपक्ष कौन बचता है जिसको बीजेपी ने अभी तक जो है पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए? कांग्रेस। तो मोदी शायद चाहते नहीं है कि ममता बनर्जी के न रहते हुए राहुल गांधी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एकमात्र विपक्ष का नेता बच जाए, इसलिए ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर जिंदा रहना बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप आम आदमी की बलि चढ़ा सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे दयनीय बात है, जो
सबसे जो चिंता करने की बात है वो तो यही है कि आप राजनीति के कारण आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एग्जैक्टली समाज के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक तरह की थियरी है, ये एस्टैब्लिश्ड नहीं है। ये लोग एक और एक जोड़ के दो बना रहे हैं। अब इस पे जो है बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट में तो नहीं घसीट सकते कि आप दोनों के बीच साठगांठ है। दैट इज राइट। अभी तक हमने बंगाल पर जो डिस्कशंस किए उसमें डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस बनकर उभर रहा है। आपके इस पर क्या विचार? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस जब होता है, खासकर 2017 से अब तक देखा गया है कि लगभग हर साल कम से कम 2 दंगे होते हैं। और दंगे की इंग्लिश में 2 ट्रांसलेशंस होते हैं, एक है रायट, एक है पॉग्रम। पॉग्रम में एक तरफा मार किया जाता है, दोनों तरफ के लोग नहीं मरते। जैसे 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे वो रायट था, वो पॉग्रम नहीं था। लेकिन 1984 में जो सिखों के खिलाफ हुआ वो पॉग्रम था। वहां पे सिर्फ सिख मारे गए, वहां हिंदू नहीं मारे गए। 1990 में जो कश्मीर में वो भी वो बिल्कुल पॉग्रम है, वो तो क्लेंजिंग भी था, वो पॉग्रम भी था, वो एथनिक क्लेंजिंग और रिलीजियस क्लेंजिंग था। आपको साफ कर दिया गया वहां से। तो इसलिए ये जो हर साल 2 दंगे होते हैं, वो धूलागढ़ी, डिब्रूगढ़, इन सब जगहों से, डिब्रूगढ़ नहीं, धूलागढ़ी जो हावड़ा के पास है, उस दंगे से शुरू करके अभी पिछले साल के दंगे तक, जब भी दुर्गा पूजा का विसर्जन करना हो, सरस्वती पूजा करना हो, पता नहीं कोई ना कोई झमेला हो जाता है। उसी समय उनको ऐसे ऐसे पर्व जो कल तक मुसलमान मनाते नहीं थे, मिलादुन नबी या फिर नबी का जन्मदिन जो कहते हैं, वो अचानक उनको याद आया कि ये सरस्वती पूजा के टाइम पे ही होता है। कहीं पर पंडाल लगा हुआ है, उस पंडाल में आग लगा दी जाती है, वहां की मूर्तियां तोड़ दी जाती है। पथराव भी तो होता है। पथराव तो बहुत होता है, पथराव होता है। वो जो प्रोसेशन निकलता है विसर्जन के लिए, उस पे मीट भी फेंका जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर तरह की ऐसे अत्याचार से हिंदुओं को आए दिन वहां पर गुजरना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है वहां की। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जो खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं जो हिंदूज, दे एंड अप सेलिब्रेटिंग हिंदू फेस्टिवल्स, सो डोंट दे सी द डिफरेंस कि मतलब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है और करते वो उसके विपरीत काम है, या जो अपना रिलीजियस बिलीफ एक है उसके विपरीत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते, तो ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? देखिए, बंगाल में दुर्गा पूजा अपने आप में एक फिनोमिनन है। वो इतनी बड़ी एक पूजा है कि सीपीएम को उसमें अपना एक पावर गेम दिखता है। उसको लगता है कि हर एक क्लब में जहां जहां दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है, उस पर अगर हमारा कब्जा हो, अगर जो चंदा इकट्ठा होता है दुर्गा पूजा के लिए, उसमें अगर वो पैसे अगर हमारे पास आए, तो वो अपने आप में एक पावर टूल है। सो इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स एंड नॉट अबाउट रिलीजियस। इट्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। इससे ये साबित नहीं होता कि वो भी दुर्गा के भक्त हो गए हैं, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही चीज ममता बनर्जी भी करती है। वो कहती है कि मुसलमान का तुष्टीकरण भी करूंगी और मैं दुर्गा पूजा का भी प्रमोशन करूंगी, क्योंकि एक तरफ मुझे पावर मिलेगा, दूसरी तरफ से वोट मिलेगा। मंकी बैलेंसिंग। जी। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि बंगाल में टीएमसी का हाथ किसके साथ? देखिए, बंगाल में टीएमसी जो है वो अपने आप में इतना जोरदार है कि वो चाहता भी नहीं कि कांग्रेस और सीपीएम वहां पर अस्तित्व में रहे, क्योंकि उसी से ये भी सुनिश्चित होता है कि सारा का सारा मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले। और जैसा कि मैंने कहा आपको एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि ऐन वक्त पर सीपीएम और कांग्रेस अपना हाथ खींच लेती है चुनाव से, और ये जितने भी भाजपा विरोधी वोट हैं वो लामबंद हो जाते हैं, इकट्ठे जाकर दूसरी तरफ पड़ते हैं। तो ये इसलिए ममता बनर्जी का पोजीशन जो है राजनीतिक तौर पे तो बहुत स्ट्रांग है। आज बंगाल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बांग्लादेश है या टीएमसी? देखिए, सबसे बड़ा थ्रेट तो डेमोग्राफी ही है, और डेमोग्राफी में न केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, बल्कि जो उर्दू भाषी मुसलमान हैं बिहार से और यूपी से, वो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने आपको द बंगाल फाइल्स के सिलसिले में एक बात बताई थी कि बंगाल में शहरों के अंदर कई जगहों पर जो आम लोगों के डायरेक्शंस के लिए जो रोड साइंस लगे होते हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं।
अब जो बंगाली हिंदू है उसको उर्दू पढ़ना नहीं आता है, तो वो किसके लिए लिखे गए हैं? तो ज़रूर ऐसे मुसलमान हैं जो यूपी से आए हैं या बिहार से आए हैं, मतलब कि ये लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल सवार कृपया हेलमेट पहन के चले। ये हिंदी में नहीं लिखा है, ये उर्दू में लिखा है। कौन पढ़ सकता है उसको? ऑब्वियसली जैसा आपने बोला कि जो बाहर से जो मुस्लिम्स माइग्रेट करके जिन्हें उर्दू समझ आती है उनके लिए। तो मुझे ये बहुत ही बड़ा एक इस्लामिक प्रोजेक्ट लगता है, जिसमें कि देश के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं। Either which ways, Ghazwa-e-Hind is an open project. It's an ongoing project. तो ये गजवाए हिंद का जो है पहला पड़ाव होगा, जहां पर कि पश्चिम बंगाल को वापस, जो पाकिस्तान कहता है कि पार्टीशंस अनफिनिश्ड बिजनेस, वो अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पर जाकर पूरा होगा। So we are actually seeing Bengal fall brick by brick into the hands of the Islamists. एब्सोल्युटली। सुरजीत जी, ये बताइए, ये माँ माटी मानुष के नारे तो हमने बहुत सुने हैं, इसका मतलब क्या है और क्या ये सिर्फ एक आई वॉश है? माँ है, जो माँ हिंदी में कहते हैं माँ, वही बांग्ला में माँ कहते हैं, और ये द्योतक है महिला वर्ग के लिए। मतलब कि ममता बनर्जी ने वादा किया था कि वो महिलाओं के लिए काम करेंगी, और माटी मतलब मिट्टी, वो लैंड राइट्स पे काम करेगी। मानुष्य मतलब मनुष्य, मानुष यानी मनुष्य, मानव, आदमी, इंसान। तो जो ह्यूमन राइट्स है इस पर वो काम करेंगी। ये और बात है कि तीनों मोर्चे पे वो विफल रही है। हाँ, न तो महिलाएं सुरक्षित है वहाँ पर, न तो लोगों के अधिकार सुरक्षित है वहाँ पर, तो और लैंड राइट्स की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि आपको अगर अपना मकान भी बनाना है, अपनी ज़मीन पे अपना मकान बनाना है, उसका एक हिस्सा स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के गुंडे को देना पड़ता है। उनकी हफ्ता वसूली होती है। जो एक बांग्ला का शब्द आपने सुना होगा बंगाल के संबंध में, तोलाबाजी। तोलाबाजी इज एक्सटॉर्शन, एंड दैट्स टू सैंक्टिफाइड एक्सटॉर्शन बाय द स्टेट। तो वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का एक हिस्सा होता है, उनको कमीशन देना पड़ता है, तभी जाकर काम होगा। तो माँ माटी मानुष तीनों क्षेत्रों में बिल्कुल बहुत बड़ी फ्लॉप रही है। वो सिर्फ दिखावे के लिए एक स्लोगन था। देखिए, मानुष का जो हम फेलियर देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं कि हिंदू मानुष से उनको तकलीफ है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू जो है कितना भी दबा हुआ हो, कभी ना कभी उसे भले ही देर से गुस्सा आता हो, लेकिन गुस्सा आता है। वो जब जाग जाता है। आज क्या हो रहा है पूरे भारत में पिछले 11 साल से? क्या मोदी जी ने कहा है सबको, सब हिंदुओं को घर घर जाके जगाया? नहीं, लेकिन उनके सिस्टम के आने से, उनके रिजीम के आने से हिंदुओं में ये भरोसा हुआ है कि अब हमारी सरकार है तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जो आवाज उनकी दबी हुई थी, उस आवाज को वो मुखर कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि आखिर बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि जहां के निवासी अपने निजी जीवन में बहुत ही धार्मिक लोग हैं। वहाँ जो पूजा पाठ होती है, घर घर में सत्यनारायण पूजा होती है, वहाँ पर मंगल चंडी की पूजा होती है, वहाँ जगतधात्री की पूजा होती है। वहाँ पर जो गौड़ीय वैष्णव है, जो परंपरा जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की थी, ये सारे जो हिंदू कल्चर्स हैं, ये एक बार इन्होंने अपना सर उठा दिया, एक बार इन्होंने कहा दैट वी काउंट, वी मैटर, तब उनको बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि यही डेमोग्राफी का वो हिस्सा है जो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने बंगाल का वास्तु कैसे बिगाड़ा है? वोट बैंक पे देखिए, ये होता है कि जब आपको पता होता है कि समाज का एक वर्ग है जिनका वोट आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन वो वोट, उस पर आप इस तरह से भी कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं वो वोट, समाज का वो हिस्सा मुझसे नाराज ना हो जाए। आपको याद होगा कि वोट बैंक के सिलसिले में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को कहा था कि वो खालिस्तानियों को वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। मतलब कि जस्टिन ट्रूडो ऐसी बातें करते हैं कनाडा में ताकि सिखों को लगे, जो खालिस्तानी सिख है उनको लगे कि ये प्रो खालिस्तान है, तो ये हमारे साथ रहेंगे। तो अपने साथ समाज के उस अंश को रखने के लिए येन तेन प्रकारेण आप ऐसे काम करते हैं कि उनको अच्छा लगे,
उनके हित में हो और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ हो। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से आज ये हालत हो गई है वहां पर कि आप बोल तक नहीं सकते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपको मतलब कुछ करना, जैसे आपको कोर्ट केस करना हो, आपको सड़क पे उतरना, वो तो बहुत दूर की बात है। आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप आलोचना तक नहीं कर सकते जो इस्लामिज्म चल रहा है वहां पर, उसके खिलाफ। ये सबसे बड़ा नुकसान है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। ये बताइए कि 1977 से 2011 तक, यानी फॉर 34 इयर्स बंगाल में लेफ्ट का रूल था। उसके बाद ममता बनर्जी का पॉलिटिकल टेक ओवर हुआ, तो लेफ्ट से टीएमसी तक बंगाल में क्या बदला है? सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि आम बंगाली के व्यवहार में बदलाव आया है। अभी तो कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि ये सच में बंगाली है कि कोई और है। जो बंगाली भद्रलोक जिसको कहा जाता था, वो भद्रलोक रहा ही नहीं, वो भद्र रहा ही नहीं, असभ्य हो गया, अभद्र हो गया है। आजकल बांग्ला के किसी न्यूज चैनल पे आप डिबेट्स देखिए तो उस तरह की हाथापाई होती है जबकि जैसे कभी कभार हिंदी चैनल्स में देखने को मिल जाता है। और राह चलते, सड़क पर, मोहल्लों में, हर जगह जिस तरह का व्यवहार बंगालियों में दिख रहा है, उस तरह का वायलेंस, उस तरह का गाली गलौज के साथ बात करना, ये सब दीज वर अनथिंकेबल इन द 34 इयर्स ऑफ सीपीएम रूल। उसमें कहा जाता है कि जो लोग सीपीएम के विरोधी भी हैं वो भी कहते हैं कि ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के राज में कम से कम इतना तो था कि इस्लामिस्ट लगाम में थे। वो वोट देते थे लेफ्ट फ्रंट को, लेकिन लगाम में थे, ऐसे नंगा नाच नहीं नाचते थे वो। एक तो ये भाषा में लोगों की शालीनता थी, एक जो है प्रोटोकॉल मानकर चला जाता था कि समाज में ऐसा प्रोटोकॉल मानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर ऐसा प्रोटोकॉल मानना चाहिए। वो सारा ममता बनर्जी के अंडर में ध्वस्त हो गया है, क्योंकि वो मॉब की राजनीति करती है। जो भीड़ तंत्र की राजनीति जो चलती है ना, उसमें शालीनता के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सबसे बड़ा चेंज है, वरना बाकी चीजें तो वैसी ही है। जो वोट्स एक समय लेफ्ट फ्रंट को मिलते थे, वो वोट आजकल तृणमूल कांग्रेस को मिलते हैं। आपने अभी भद्रलोक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? देखिए, हम लोग जब बांग्ला में बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में बात करते हुए किसी को जेंटलमैन कहा जाता है, तो उसी तरह से हम लोग बहुत शालीनता के साथ किसी व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो लोक मतलब कोई व्यक्ति, बांग्ला में लोक, लोक का ग नहीं क, लोक कहते हैं व्यक्ति को। लेकिन हम लोग लोक कहना इनडिसेंट मानते हैं, तो हम लोग भद्रलोक कहते हैं। हाँ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वो सज्जन व्यक्ति, इस तरह से। तो भद्रलोक का मतलब सज्जन व्यक्ति होता है, लेकिन उसका बाकी भारत में जो अर्थ निकाला गया कि बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल एलिट है वो भद्रलोक है, ऐसा नहीं है। हम तो बांग्ला में बात करते समय किसी भी थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं तो उनको सम्मान देकर हम कहते हैं कि कोई भद्रलोक बोल लें, मतलब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा। ये एक तरह से शालीन व्यवहार है, शिष्टाचार है, उसका एक राजनीतिक अलग अर्थ बना दिया गया है। जी, एक्चुअली आजकल भद्रलोक जो टर्म है, जितना मैंने सुना है और समझा है, बहुत सार्कास्टिकली यूज होता है। जी, तो इसीलिए यूज होता है कि ये एक ऐसे वर्ग का द्योतक बन गया है जो कि इम्यून है सच्चाई से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच क्या है, बंगाल का सच क्या है, और यहाँ हिंदू किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। उनको केवल उनका जो सेट पैटर्न ऑफ नैरेटिव है वही चलाना है, और वही ऐसे ही लोगों को मजाक में टॉन्ट करते हुए उनको भद्रलोक कहा जाता है बाकी शेष भारत में। सुरजीत जी, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से, जहां एक व्यक्ति सरदार सद्दाम के घर से, यानी कि उसके बेडरूम से बांग्लादेश बॉर्डर के उस पार तक एक टनल डिस्कवर हुई थी। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? बंगाल में हो क्या रहा है? देखिए, बीएसएफ के बारे में जो कहा जाता था कि शायद बीएसएफ का भी उसकी भी कोई मतलब ऐसा उसका रोल हो, सिनिस्टर रोल हो, जिसकी वजह से घुसपैठ होता है। लेकिन बीएसएफ के कार्रवाई पे बहुत नकेल कसी गई, उसका काम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, और स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इस तरह का जो कुछ इन्फिल्ट्रेशन होता था, जो लगता था कि बहुत निरीह है,
बहुत सामान्य है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, बांग्लादेश का एक चरवाहा, वो अपनी गायों को जहाँ चराने ले जाता, वहाँ घास खत्म हो गई मान लीजिए, और दूसरी तरफ बॉर्डर की इस पार हरी भरी घास है, तो वो अपनी गाय चराने इस तरफ आ गया, बीच में कोई फेंसिंग नहीं है। उसने बोला बीएसएफ के जवानों को कि शाम होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। तो कई बार इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं कि अरे वो तो थोड़ी देर के लिए गया है, अभी 1 घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। तो इस तरह का जो चल रहा था कि जो लोग बहाने मार रहे थे इन्फिल्ट्रेशन के कि अरे नहीं नहीं हम तो जाते नहीं है इंडिया में, हम तो बस थोड़ा सा काम होता है वो काम निपटा के आ जाते हैं, वो बंद हो गया है। तो उसके बंद होने पे अब रास्ता क्या है, इधर से उधर कैसे जाया जाए। हालांकि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आप बता रही हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहुत संभावना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक नहीं अनेक जगहों पर हो रही है, और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज होता होगा, क्योंकि उसके बाद वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के बाद फिर कार्रवाई होती है, भले ही पश्चिम बंगाल पुलिस कार्रवाई न करे, बीएसएफ तो कार्रवाई करेगी। और इसलिए ये जो है इस तरह की घटनाएं, जैसे उन जो 54 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं, आई थिंक दैट इज 500+ किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ टोटल देखिए, टोटल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तो बहुत लंबा है। नहीं, वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेच की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है। तो उस जगह पर तो टनल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेंसिंग ही नहीं है। ये बाकी हिस्सों में हो रहा है, और केवल एकमात्र इस तरह से ये तो मतलब बजरंगी भाईजान वाला सीन हो गया, जहां पर कि सलमान खान को बताया जाता है कि वहां अंदर तार के नीचे से चले जाना। तो लेकिन एकमात्र यही उपाय नहीं है, क्योंकि जब इस तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको इंडिया में सेटल करवाने के लिए आतुर है, वो आपको आधार कार्ड देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर इतने जद्दोजहद की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऐसे आसानी से हो जाएगा। पहले तार के नीचे से जाते थे, फिर टनल्स बनाए, कल को कोई और इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे। जब तक उनकी मंशा बहुत स्ट्रांग है तब तक दे विल कम अप विद डिफरेंट इनोवेटिव मेथड्स। हाउएवर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले बंगाल इलेक्शन में क्या नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो इन्फ्लुएंस करेगा वोटर्स को? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा तब वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है जब वो लोकल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन जाता है। तो लोकल सिक्योरिटी का मुद्दा क्या अभी तक बना नहीं है? आर द पीपल तो बना है। उसमें क्या हुआ कि बहुत समय से, जैसे 20-30 सालों से जो ये इस पर चर्चा हो रही है कि इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसमें जब फाइनली बहुत जोर शोर के साथ अपना पैर बीजेपी ने जमाया बंगाल में, तो उसने नॉर्थ बंगाल से एंट्री ली। इसलिए ली क्योंकि नॉर्थ बंगाल बंगाल का वो एरिया है जहां पर लोगों को, बंगालियों को भी, बंगाली हिंदुओं को समझाना नहीं पड़ता कि देखो घुसपैठियों की एक समस्या है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने से गुजरता है। लेकिन कलकत्ता जो है वो साउथ बंगाल में है। कलकत्ता के आसपास जितने भी मुफस्सल इलाके जो है, वहां पे लोगों को बताना पड़ता है, नहीं तो वो कहते हैं अरे ये सब तो संघियों का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी है, अब उनको ये लोकल सिक्योरिटी का इशू लग रहा है, क्योंकि ये जो मैंने दंगों की बात की 2017 से आज तक हर साल कम से कम 2 दंगे होते हैं, वो धीरे धीरे कलकत्ता के नजदीक आ रहे हैं। तो इस वजह से अब साउथ बंगाल के लोगों को भी अब समझाना नहीं पड़ता कि ये कितनी बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है इस बार तो एक बहुत बड़ा इशू बनेगा ये। ओके, जैसे आपने दंगों की बात की, हमने 2024 फरवरी में जो संदेश खाली में हुआ, उसके बाद देखा टीएमसी का जो ये शेख शाहजहां था, उसके तेवर हम सब ने देखे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों में ये तेवर कहाँ से आता है, एंड हैव दे नो फियर ऑफ लॉ? शेख शाहजहां उसी प्रकार का व्यक्ति है जैसे आपका मुख्तार था यूपी में, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत नजदीक था, या फिर एक शाहबुद्दीन था बिहार में, जो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी था। इसी प्रकार अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो दाऊद इब्राहिम के भी अलग अलग पार्टियों के साथ, कभी एनसीपी के किसी के साथ, कभी कांग्रेस के किसी के साथ संबंध की बातें सुनी गई थी। और यहाँ पर तो एक ही पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस,
तो अगर वहां पर किसी को भी किसी गुंडे को ऑपरेट करना है, किसी स्मगलर को ऑपरेट करना है, तो उसको राजनीतिक छत्रछाया के लिए, राजनीतिक प्रोटेक्शन के लिए तृणमूल के पास ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर जितने ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस के ही लोग हैं, वो बीजेपी के तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि बीजेपी तो उनको वहां लोकल लेवल पे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो उनको संरक्षणा मिलती है, पॉलिटिकल संरक्षणा। सुरजीत जी, ये बताइए कि बंगाल के लिए कम्युनिज्म बुरा है या सेक्युलरिज्म? दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम्युनिज्म जो है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। बंगाल में 34 साल तक कम्युनिस्ट ने राज क्यों किया? इसलिए नहीं कि बंगाली कम्युनिस्ट होते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस और सीपीएम के बीच में कांटे की टक्कर थी तो सिर्फ 2% का वोट का अंतर था। मतलब कि एक को 45% मिल रहा है, एक को 43% मिल रहा है, बाकी अन्य को मिल रहा है। तो ये फिर भी उन्होंने 34 साल राज कैसे किया, उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। उसको बहुत ही संक्षेप में मैं बताता हूं कि भारत में बहुत बड़े बड़े दो साम्राज्य हुए, मौर्य साम्राज्य और फिर गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक छोटा सा साम्राज्य बंगाल में बना जिसका नाम था पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य के अंतर्गत वो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म के पेट्रन्स थे। वो एट द कॉस्ट ऑफ हिंदुइज्म बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे। उस समय से, जब मुसलमान आए भी नहीं थे, तब से ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। उसके बाद उस साम्राज्य का जब पतन हुआ, सेन साम्राज्य आया, उस समय तो इतनी बुरी हालत थी कि ब्राह्मण खत्म हो गए थे बंगाल से। आज के जो बैनर्जी, मुखर्जी, चैटर्जी, गांगुली है, ये सब कन्नौज वगैरह जगहों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी, कश्मीर से भी। वहां के कई कायस्थ भी जो है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं। वहां से होते होते जब हम मध्य युग के अंत में आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का जो समय शुरू होता है, उसी के कुछ समय बाद, एक और शताब्दी के बाद, वहां ब्राह्मो समाज शुरू हो जाता है। ब्राह्मो समाज जो है वो आइकोनोक्लास्टिक समाज है। वो कहता है हम वेद को मानते हुए एक तरह से क्रिश्चियनाइज्ड हिंदुइज्म को वो प्रमोट करते हैं। और आइकोनोक्लाज्म को, बुद्धिज्म भी आइकोनोक्लास्टिक है, क्योंकि बुद्ध भी मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे। ये बात और है कि पूरी दुनिया में बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई है। हाँ, और खुद कहते हैं कि हम मूर्ति के विरोधी हैं। खैर, उतने डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जब यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का उत्थान हुआ, उनको एक रेडी ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया। यहां उनको एक ऐसा समाज मिला जो कि हिंदुत्व के जो मूल में जो निष्ठाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, उसको चोट करने वाली एक अवधारणा वहां पर व्याप्त थी। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इतना बताना कि कांग्रेस अब हमारे लिए उचित नहीं है, वो तो दिल्ली की पार्टी है। हमारे लिए लोकल, जिस प्रकार से मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिली, तमिलनाडु को डीएमके और एआईएडीएमके मिला, महाराष्ट्र को शिवसेना मिला, तो बंगाल के नसीब में सीपीएम आया। ठीक है, वो मोर एज अ रीजनल पार्टी एंड लेस देन अ कम्युनिस्ट पार्टी वो आए। तो लोग जब सीपीएम को वोट देते थे, ये सोचकर वोट देते थे कि ये स्थानीय पार्टी है, न कि ये सोचकर कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे 80 के दशक से ये शुरू हो गया था पूरे भारत में कि कांग्रेस कैन नॉट टेक केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट। अलग अलग राज्यों में लोगों में ये सोच आने लगी और धीरे धीरे कांग्रेस हर राज्य से साफ होने लगी। तो ऐसे टाइम पे सीपीएम आई। और मैं आपको बता चुका हूं कि 72 में क्या हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा असर 77 के इलेक्शन पे पड़ा। और उसके बाद जब जब ज्योति बसु को लगता था वो हार जाएंगे, वो 72 की याद दिला देते थे, फिर जीत जाते थे। अब अंत के 10 साल में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने क्या गलती की, सीपीएम किस तरह की राजनीति करता है, कम्युनिस्ट कहता है इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे, हर जगह लाल झंडा लगा देंगे, चोलबेना चोलबेना का स्लोगन लगाएंगे। अब अचानक उसने देखा कि जो अर्थव्यवस्था है बंगाल की, वो इतनी बुरी हो चुकी है कि अब निवेश के बगैर, इन्वेस्टमेंट के बगैर राज्य को नहीं चलाया जा सकता। तो उन्होंने इंडोनेशिया से एक सालेम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बुलाया, वहां के गांवों को परिवर्तित करने के लिए कि यहाँ नए शहर बसाओ। और उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। उन्होंने टाटा को बुलवाया सिंगूर में नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए। और आप जब एक पूरी भीड़ का संचालन करते हैं ये कहते हुए
कि इंडस्ट्री बुरी बात है, कैपिटलिज्म बुरी बात है, अचानक आप उसका उल्टा कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हमें तो अब इंडस्ट्री चाहिए, हमें तो अब कैपिटल चाहिए, तो फिर क्या होता है, आपके ही लोग विद्रोह कर देते हैं। तो सीपीएम के लोगों ने ही विद्रोह कर दिया, नहीं तो ममता बनर्जी नहीं जीत पाती, इसीलिए ममता 2011 में जीती। सुरजीत जी, ये बताइए, जो CPIML यानी माओइस्ट लेनिनिस्ट जो पार्टी है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था अंडर UAPA इन जून 2009। येट व्हाई डू पीपल सिंपैथाइज विद CPI? देखिए, ये एक बहुत ही कन्वीनियंट इनका अरेंजमेंट है, क्योंकि 1925 में सीपीआई का गठन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें कोई ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ था। उस पार्टी का चीन के प्रश्न पे विभाजन हो गया 1962 में, जब चीन के साथ भारत की लड़ाई हुई, तो उसमें से कुछ कम्युनिस्ट चीन के साथ सहानुभूति रखते थे और कुछ कम्युनिस्ट कहते थे कि नहीं, हम भारतीय होने के नाते हमें भारत के साथ निष्ठा निभानी चाहिए। तो जो ओरिजिनल सीपीआई है वो सिर्फ ऐसे लोगों की पार्टी रह गई जो भारतीय हैं, मन से भी भारतीय हैं। और CPIM जो CPI मार्क्सिस्ट जो थे वो ऐसे थे, उनके अनुसार बिल्कुल इस्लामिक उम्मा की तरह पूरा का पूरा विश्व का कम्युनिस्ट एक परिवार है। तो वो हो गया CPIM। अब आते हैं CPIML पर। CPIML जो है वो 1966 में एक नक्सलबाड़ी नाम का एक गांव है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहां से नक्सलिज्म शुरू हुआ। वहां वो उग्रवादी हुआ करते थे और वो कहते थे कि जो माओ जेडंग, जो चीन के चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, हाँ डिक्टेटर, तो लोकतंत्र के हिसाब से तो वो डिक्टेटर ही थे, तो उसको बहुत बड़ा हीरो मानते थे। और उनका एक स्टेटमेंट था, बहुत फेमस इनफेमस स्टेटमेंट था, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। तो वो उस पर विश्वास करते थे। माओइस्ट जो थे उन्होंने कहा कि संघर्ष करके, खून खराबा करके हम अपने प्रकार का निजाम बनाएंगे, हम अपने तरह का सिस्टम बनाएंगे। वो है नक्सल लोग। अब वो नक्सल जो है उसको 72 में उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद उसके बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स हुए। स्प्लिंटर ग्रुप्स के अंदर जैसे देखिए, आज जो जितना भी माओवाद है, या तो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल कभी कभी पता चलता है कि सीआरपीएफ के जवानों ने किसी नक्सल को मार गिराया, वो जनरली तेलुगु स्पीकर होता है, वो कोई वहां से उनको आइडियोलॉजिकल मोटिव मिलता है। तो ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने हथियार त्याग दिया है। जैसे जेएनयू में आपको आइसा मिलता है। आइसा जो है वो सीपीआई माओइस्ट लेनिनिस्ट ही है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की जगह, लेकिन वो क्या करता है, वो हथियार नहीं उठाता है, तो इसलिए वो बैंड नहीं है। लेकिन जो हथियार उठाने वाले जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट रेडिकल्स एंड टेररिस्ट्स हैं, वो इसके बाहर है। तो बहुत ही बारीकी से क्या होता है, ये लोग बैलेंसिंग एक्ट खेलते हैं। ऐसे कि आज के डेट में जो सीपीआई और सीपीएम है, जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हिस्सा है, उनसे आप पूछिए कि नक्सलियों के बारे में, माओवादियों के बारे में आपकी राय क्या है, तो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट एक सजा कर वो जवाब देंगे, देखिए हम तो हिंसा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बोलने के बाद पूरा जस्टिफाई कर देंगे। क्यों हिंसा हो रही है? क्योंकि अन्याय हो रहा है। क्यों हिंसा हो रही है? क्योंकि इनकम डिस्क्रिपेंसी है। क्यों हिंसा हो रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ। मतलब लेकिन से पहले उन्होंने जो कहा, लेकिन के बाद जिस चीज की निंदा की थी उसको जस्टिफाई कर दिया। और इनकम डिस्क्रिपेंसी की बात वो अपने आईफोन से एसी रूम्स में बैठ के करते हैं। दैट इज द आयरनी ऑफ दिस सिचुएशन। सुरजीत जी, टीएमसी की सिटिंग एमपी महुआ मोइत्रा ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी भारत से बेहतर है। तो मुझे ये बताइए, अगर ऐसा है तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन हिंदुस्तान में क्यों होता है? इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने जो बात कही है, यही बात कई जाने माने इकोनॉमिस्ट भी, अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट भी कहते थे कि इन मापदंडों पे बांग्लादेश हमसे बेहतर है, पाकिस्तान हमसे बेहतर है, श्रीलंका हमसे बेहतर है, नेपाल हमसे बेहतर है। और मजे की बात ये हुई कि पिछले 5-6 साल में ये सारे के सारे देश डूब गए। और तो ऐसे में अगर उनको लगता है, महुआ मोइत्रा को, अगर उनको मैं सीरियसली भी ले लेता हूं, मुझे तो हंसी आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर सीरियसली ले लेता हूं कि बांग्लादेश बहुत अच्छी अवस्था में है,
तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। इतनी अवस्था में इतनी अच्छी अवस्था में है तो बांग्लादेश के लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए था, उन्होंने विद्रोह क्यों कर दिया? फिर अगर इतनी अच्छी अवस्था है और बंगाल की अवस्था अच्छी नहीं, जहां उनकी अपनी सरकार है, तो विद्रोह तो ममता बनर्जी के खिलाफ होना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ। मतलब वहां के लोग अब उठ खड़े हुए हैं, अब इस्लामिज्म के कारण हो, मोहम्मद यूनुस के कारण हो, यूएस के हस्तक्षेप के कारण हो, जिस कारण से भी हो, विद्रोह किसके खिलाफ हो रहा है? ढाका के खिलाफ हो रहा है, नई दिल्ली के खिलाफ नहीं हो रहा है। और अगर जो क्षेत्र, जो बॉर्डर के इलाके हैं, उनका अगर अच्छा विकास नहीं हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी है, क्योंकि लोकल लेवल पे विकास तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा, वो तो केंद्र सरकार के तहत है नहीं। टीएमसी की जो लीडर्स है जैसे सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा और दीदी herself, haven't they failed the Hindu women in Bengal, especially the ones who support BJP? They have failed all women across religious lines, क्योंकि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जब घरों से महिलाएं ये कहकर उठवा ली जाती हैं, जब उनके पतियों को ये कहा जाता है कि हम 2-3 दिन बाद वापस कर देंगे, जैसा संदेश खाली में हुआ था, तो इस तरह की अमानवीयता, इस तरह की धांधली, ये सब जो है महिला विरोधी ही तो है। यहाँ पर तो धर्म की बात भी नहीं आती है। वहाँ पर जो मुसलमान महिलाएं हैं वो कोई सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी यही होता है। बल्कि संदेश खाली में तो एक बहुत बड़ा जो अंश है, हम डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, वो मुसलमान है। मुसलमान औरतों को भी उठाकर ले जाया गया और उसके बाद जब उनकी अय्याशी खत्म हो गई वापस पटक दिया गया ये घरों में लाकर। तो महिलाएं वो वर्ग है पश्चिम बंगाल की जिनको बिल्कुल इकट्ठा होकर, इफ दे आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, आप हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन भूल जाइए, आप जेंडर पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर 50% पॉपुलेशन अगर महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वोट दिया, ममता बनर्जी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। सुरजीत जी, there is a general belief in Bengal that Shri Ram is an outsider. ऐसा तो वो श्री राम के लिए कहते हैं, लेकिन उर्दू उन्हें बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ बंगाली कल्चर कैसे लगती है? देखिए, श्री राम बंगाल के कल्चर के हिस्सा नहीं है, इससे बड़ी हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। इतने अनगिनत जगह है, श्री रामपुर है, बहुत बड़ा एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। अगर वहाँ राम की मान्यता नहीं है तो श्री रामपुर नाम की जगह कैसे है? कलकत्ता के अंदर बहुत सारे ऐसे नेबरहुड्स हैं जिनके नाम राम के नाम से है, जैसे राम राजा तौला एक जगह है। लेकिन ऐसे नामों से हमें ये भी पता चलता है कि राम राजा, देखिए राम की जो मान्यता भारत में है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से है। बंगाल के अंदर राम का जो दर्जा है वो एक महान और सर्वोत्तम राजा की तरह है, न कि ईश्वर की तरह। इसमें हल्का सा एक अंतर है। वहां पर भी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, पूरी तरह से आदर सम्मान किया जाता है और आउटसाइडर तो बिल्कुल नहीं माना जाता। लेकिन वैष्णव परंपरा में अगर हम सभी 10 अवतारों को देखें तो उसमें कृष्ण की मान्यता सबसे अधिक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राम जो है वो बंगाल के नहीं है, क्योंकि बंगाल में भी जब परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया, आज जो बीजेपी वहां पर हिम्मत कर रही है राजनीति करने की, वो किसके लिए कर रही है? राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण। क्योंकि ये वो समय था जब अशोक सिंघल का भाषण सुनकर, जब एलके आडवाणी का भाषण सुनकर लोग इतने प्रभावित हुए। मैं बंगालियों की बात कर रहा हूँ, जब वो बंगाल से जब होते हुए गुजरते थे, अपना मोबिलाइज करते थे राम रथ यात्रा के लिए, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बंगाली राजनीतिक रूप से कन्वर्टेड हो गए। जो कि या तो लेफ्टिस्ट या लेफ्ट ऑफ सेंटर हुआ करते थे, वो प्रो हिंदू हो गए। तो राम के नाम से हुए ना, तो राम बाहर के कैसे हुए? और जहां तक उर्दू का सवाल है, उर्दू तो वहां की भाषा ही नहीं है। उर्दू तो बाकी भले ही वो उर्दू का जन्म भारत में हुआ है, दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो एरिया है, उस एरिया में जब दिल्ली सल्तनत का राज हुआ करता था, मुगलों से भी पहले का, तो अमीर खुसरो जो 13th सेंचुरी में आए थे, जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि फारसी और ब्रज भाषा को मिलाकर, आपने एक बहुत फेमस गाना लोग
उस गाने को उद्धृत करके कहते भाई इस गाने का मतलब क्या होता है, जिहाले मुस्की मकुन रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, फारसी है वो हिंदी नहीं है, वो उर्दू भी नहीं है। तो वो जो कविता रची थी अमीर खुसरो ने, वो एक पर्शियन और ब्रज भाषा को कंबाइन करके एक लाइन ब्रज भाषा में, एक लाइन फारसी में, फिर ब्रज भाषा में, फिर फारसी में। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट करने से कोई भाषा शुरू नहीं हो जाती। उस भाषा को किसी ने अपनाया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो मुसलमान सैनिक जो आते थे, तुर्क आते थे, अफगान आते थे, अरब आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, उनको यहाँ की भाषाएं पता नहीं थी, तो उन्होंने आपस में बात करने के लिए उर्दू शुरू कर दिया। और फिर जाके उसको अंत में मान्यता मिली बहादुर शाह जफर के टाइम पे, जब मुगलों का भी शासन खत्म होने वाला था। बंगाल से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है उसमें। बंगाली तो कई बार जो है हिंदी समझने में उनको दिक्कत हो जाती है, उर्दू कैसे समझेंगे वो। लेकिन बस जैसा मैंने बताया कि रोड साइंस भी उर्दू में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एक पॉस्चरिंग है। जब आप उर्दू की लिपि देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये खटकता है, ये मुस्लिम एरिया है, और मुसलमानों को क्या लगता है ये अपना इलाका है। तो वो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है कि उर्दू के साथ एसोसिएट होकर आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और एक समुदाय को आप बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, भरोसा रखो, हम आप ही की पार्टी हैं। दूसरे समुदाय को आप डरा रहे हैं कि देखो इनका राज अब वापस आने वाला है। सुरजीत जी, पिछले 14 साल से ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे में इतने लंबे समय तक जब कोई राज करता है तो एंटी इनकम्बेंसी की जो वेव है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा नहीं लगता। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी में कुछ फैक्टर्स हैं जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पे अप्लाई होती है, कुछ और फैक्टर्स हैं जो अप्लाई नहीं होती, जिस वजह से उनको हराना मुश्किल हो जाता है। अप्लाई क्या होता है कि चलो बहुत लंबा समय रहा और इतना अच्छा नहीं रहा, ये तो ममता पे अप्लाई होता है कि इतना अच्छा शासन व्यवस्था नहीं रहा, बुरा रहा, करप्शन हुआ, बहुत हिंसा हुई, ये सब तो हुआ। लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो हैं जो उनके पक्ष में काम करता है, जैसा मैंने कहा कि किसी पार्टी का लोकल होना या लोगों को का समझना कि ये स्थानीय पार्टी है, मतलब ये हमारे नजदीक की पार्टी है, यही हमारे इलाके की पार्टी है। एक तो वो वाली भावना है, जिसमें कि बीजेपी ने ये गलती की, हम अभी श्री राम पर चर्चा कर रहे थे, तो अगर आपको हिंदुत्व को ही आगे रखना है तो आप जय मां काली जय मां दुर्गा करते हुए भी प्रवेश कर सकते थे। आप जय श्री राम जो है उसका जो पॉलिटिकल रेजोनेंस है वो बंगाल में उतना नहीं हो सकता। पॉलिटिकल, रिलीजियस नहीं, रिलीजियस रेजोनेंस तो है, हाँ सोशल रेजोनेंस भी है, पॉलिटिकल रेजोनेंस नहीं है। वहीं पर यह मानते हुए कि वो देवी की भूमि है, वो माँ दुर्गा की भूमि है, माँ काली की भूमि है, अगर आप जय माँ काली करते हुए, अगर सिंहनाद करते हुए आप अंदर प्रवेश करते तो बेहतर होता। लेकिन आप जय श्री राम करते हुए आए तो आपने उनको मौका दे दिया कि स्थानीय और बाहरी इसमें अंतर करने का। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी कई बार सोचना पड़ता है कि इसको हटाएंगे तो लाएंगे किसको, तो इसको हटाएंगे तो लाएंगे किसमें, उसमें भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये जो आपने 14 साल की बात की ना, 14 साल से भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने जब 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने की बात की, तो उसके बाद बीजेपी से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। वो ये कि जब हजारों लाखों की संख्या में जब प्रो हिंदू एक वेव चल पड़ा बंगाल के अंदर, तो उस समय स्थानीय कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने अलग अलग पदों पे बिठाया कि ठीक है तुम जनरल सेक्रेटरी होगे, तुम यहाँ के लोकल प्रेसिडेंट होगे, वो सारा कार्यभार उन्होंने अधिकांश जो सबसे बड़े पोस्ट थे वो मारवाड़ियों को दे दिया। वहां पर मारवाड़ी भी एक स्ट्रांग फोर्स है, लेकिन छोटा फोर्स है। जो बड़ा बाजार, तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया, ये बड़ा बाजार की पार्टी है। तो बड़ा बाजार वहां पे एक मारवाड़ी इलाका है कलकत्ता के अंदर। तो वो इमेज बीजेपी के खिलाफ काम किया उस इमेज ने कि ये बंगालियों की पार्टी नहीं है, ये मारवाड़ी सेठों की, अमीरों की पार्टी है ये। और इसलिए जब विकल्प की बात आती है एंटी इनकम्बेंसी में, वो कहते हैं बाहर के लोगों को ले आए यहाँ पर। ये एक जो सोच है, गलत सोच है, क्योंकि अब तो ऐसा रहा नहीं, बहुत टाइम हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो हर पद में
चाहे इस आप अभी जो शमिक भट्टाचार्य है जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, बीजेपी प्रेसिडेंट है, इससे पहले जो सुकांत मजुमदार थे वो हो, या फिर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, सबके सब बंगाली है। तो अब तो वो शिकायत रही नहीं, लेकिन हाँ ये एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन वही 35% तो मुसलमान से मिल जाता है और बाकी 65 का 50%, 32.5% वोक और लेफ्टिस्ट से मिल जाता है। यही दिक्कत है। जैसा कि आपने बताया कि डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी, ये बात तो साबित होती है, आपने जो हमें तथ्य दिए उनसे। और जैसा कि आपने जय श्री राम की बात की, इनफैक्ट जय श्री राम को तो वहाँ पर एक वॉर क्राई की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, एंड परहैप्स इट इज़ अबाउट द परसेप्शन विच इज़ रियली हार्ड टू ब्रेक। सुरजीत जी, ये बताइए कि डिस्पाइट वेरियस स्कैम्स, कुछ स्कैम्स आपने बताए, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्कैम, बाकी सब स्कैम्स के बावजूद भी टीएमसी की पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। तो क्या वाकई में वो ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, या कि फिर जोर से या जबरदस्ती से अपनी जो पोजीशन है उनको वो मेंटेन करना आता है? देखिए, स्कैम जब होता है तो स्कैम से किसी को फायदा भी तो होता है। जो करप्ट जो नेता है या फिर बीच के बिचौलिए हैं उनको भी फायदा होता है। तृणमूल कांग्रेस की सच्चाई, आज जो बंगाल की सच्चाई है वो ये है कि एक तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता दूसरे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के मकान को दिखाकर कहता है, देख उस कांड में उसने इतने करोड़ रुपए हथियाए, उसने 3 मंजिला मकान बना लिया, मैं तो अभी भी झोपड़े में हूं। तो ये जो शेयर की राजनीति है ना, जब डकैती होती है उसके बाद सबको हिस्सा मिलता है, सभी डकैतों को, तो एक तरह से ये डकैतों का राज चल रहा है, जहां पर जो लोग जिनको हिस्सा मिला हुआ है अगर सत्ता चली जाए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तो हिस्सेदारी दे देकर कि ठीक है भाई, तुम भी थोड़ा खा लो, तुम भी थोड़ा खा लो, तुम भी अपना मकान बना लो, तुम भी 4-5 गाड़ियां खरीद लो, तुम भी अपने बच्चों को विदेश भेज दो पढ़ाने के लिए। तो ये सब करके स्कैम होने के बावजूद जो स्कैम के बेनिफिशियरीज हैं, वो जो स्कैम से लूजर्स हैं, उन पे भारी पड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर रहा है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो पिछले 11 सालों में, पिछले 14 सालों में बहुत ही खराब रहा है बंगाल में, लेकिन बंगाल को एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कुशन मिला हुआ है। कुशन वो होता है जो आपको धक्के से बचाता है, धक्के का जो जोर है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको कम कर देता है। चूंकि बंगाल भारत की राजधानी बंगाल में हुआ करती थी 1911 तक, और 1960 के दशक तक वहाँ पे इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसका जो एक लेगेसी वैल्यू है, उसके जो रिटर्न्स आज तक मिल रहे हैं। इससे क्या हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कलकत्ता का और बंगाल का जो SGDP है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज भी बेंगलोर से ज़्यादा है, आज भी हैदराबाद से ज़्यादा है। तो वो उस लेगेसी के कारण है। मतलब उन्होंने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा। एक तरह से देखा जाए, अगर हम अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों ने इतना लूटा कि आज तो भारत की इकोनॉमी उनसे भी आगे है, लेकिन एक आम अंग्रेज भारतीय से ज्यादा अमीर है। इसी तरह से आप देखिए कि इंडस्ट्री से इतना फायदा हुआ एक समय बंगाल को कि वो फायदा, उस फायदे का जो रिटर्न्स है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो अब तक मिल रहा है। नहीं तो आज बंगाल में क्या है, कॉल सेंटर्स हैं कुछ, और नए नए जो बहुत ही कॉटेज और माइनर यूनिट्स के जो आते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, कोई जो है कोई ऐप बना रहा है फूड डिलीवरी के लिए। इस तरह के छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं। नहीं तो जो मैसिव जो जूट इंडस्ट्री का जो सफाया हुआ, एक समय पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के पूरे देश से ज्यादा जूट एक्सपोर्ट करता था, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। कम्युनिस्ट राज में सबसे पहले तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको अपमानित करके, अपदस्थ करके वहां से भगाया गया। उसके बाद एक लूट राज चली, जिस लूट राज के तहत जो वहां पे पुराने जमाने के जमींदार थे, उनके जो वंशज थे, उनको लूट कर वो पैसे बांट दिए गए कम्युनिस्ट सारे कार्यकर्ताओं के बीच में, और उसको उन्होंने कहा कि ये हम लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें वो ममता बनर्जी ने भी उसका फायदा उठाया, किसी को भी अपनी जमीन वापस नहीं दी,
जिनकी ज़मीन छीन ली गई थी इल्लीगल तरीके से, उनको वापस नहीं दी। तो ये सब कुछ मिला जुला कर उनका जो फेलियर है, फेलियर के साथ साथ जो मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में कहा कि साथ में इनके बेनिफिशियरीज भी तो हैं, ये सब मिलाकर जो है वो इकोनॉमिक इशू भी उनके पक्ष में जा रहा है, उनके खिलाफ जाने के बजाय। लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी बहुत अत्याचार हुए हैं और जैसे सिमिलर पैटर्न हमने कश्मीर में भी देखा है। बहरहाल सुरजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बंगाल के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक मुर्शिदाबाद एंड 24 नॉर्थ परगना, इन डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्योरिटी से ज़्यादा जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है वो एक मुद्दा क्यों है? पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जब सिक्योरिटी के साथ जुड़ता है, क्योंकि इनको हम अलग से नहीं देख सकते, तो उसमें ये भी होता है कि अगर आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं तो क्या कहकर मोबिलाइज कर रहे हैं। जैसे एक समय पे आजकल जैसे लोग कहते हैं कि शायद हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन ये एक रिएक्शन है उस समय के कैंपेन में जब मुसलमान कहते थे कि इस्लाम खतरे में है। तो सबसे पहले तो लोगों को एक अंश को कम से कम खतरा महसूस करवाओ कि देखो हमारे साथ नहीं हो गए तो तुम्हारा भविष्य जो है वो अंधकार में है। एक उस तरह से मोबिलाइजेशन होता है। तो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक जैसा हो गया। एक होता है प्रशासनिक, जिसमें कि किस हद तक आप लोकल लेवल पर जाकर, घर घर जाकर आप कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, उनको किसी प्रोग्राम के लिए प्रेरित करते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ो और इससे जुड़ के तुम्हारा अपना फायदा होगा। ये सब चीज़ें बीजेपी में फिलहाल बहुत वीक है। जैसे आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई किसी को पानी चाहिए, उसके घर पे पानी नहीं आ रहा है, तो वो पानी के किसी कार्यक्रम से जाके जुड़ेगा। किसी के यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो वो शिक्षा के कारण से जुड़ेगा। ऐसे जो लोकलाइज्ड इश्यूज हैं उनके साथ जोड़कर, और उसमें अवश्य जो सिक्योरिटी का प्रश्न है वो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, लेकिन उस प्रश्न का अगर आप ध्यान रख लें उसके बाद इनको साथ साथ जोड़ना पड़ता है, तभी आपकी सांगठनिक शक्ति बढ़ती है। वो बीजेपी से हो नहीं पा रहा है। सुरजीत जी, ये बताइए, बंगाल में चाहे स्टेट इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस, रूलिंग पार्टी कोई भी हो, पोस्ट पोल वायलेंस है वो क्यों होता है? पोस्ट पोल वायलेंस ये बताने के लिए होता है कि इस बार तुमने जो गलती की अगली बार मत करना, इस बार तो सिर्फ मार पीट रहे हैं, अगली बार खत्म कर दिए जाओगे। तो जनरली बंगाल का जो समाज है वो एक बहुत वोकल समाज है और वो अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को छुपा के नहीं रख सकता। आप किसी भी बंगाली से 5 मिनट बात करेंगे, आप समझ जाएंगे वो लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। वो इतना ज़्यादा वोकल है कि वो आइडेंटिफाई हो जाता है, और जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद तो साइंटिफिक तरीके से कि किस बूथ पर हमारे पक्ष में या खिलाफ वोट पड़े, वो भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है कि वो जो इलाका है, वो जो नेबरहुड है, वो जो मोहल्ला है, वहाँ के जो 2000 वोट है वो हमारे पक्ष में है या नहीं है। तो फिर उनको डराना धमकाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऊपर से जो उनमें से प्रोमिनेंट लोग होते हैं जो कि या तो कभी कभार तो जेन्युइनली तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं जैसे कि बीजेपी तो चली जाएगी, सीआरपीएफ भी चली जाएगी, तुमको बचाएगा कौन। जैसे असदुद्दीन ओवैसी भी कहता है ना कि एक समय तो मोदी राज खत्म होगा, फिर तुम्हें बचाएगा कौन। वही बात आ जाती है पॉलिटिकल वायलेंस में कि जब समाप्त हो जाता है, और 2021 में जैसे देखा गया कि जब हिंदू वहाँ पे त्राहिमाम कर रहे थे तो सेंट्रल से लेके लोकल लीडर तक कोई फोन तक नहीं उठा रहा था। पॉलिटिकल वायलेंस उसी डर को मन के अंदर बिठाने के लिए होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि जब बाई इलेक्शंस हुए तो पोलिंग एजेंट्स तक नहीं मिले बीजेपी को, तो वही हाल अगर 2026 के बीचों बीच तक रहा तो फिर से 2021 की कहानी दोहराई जाएगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर आपको मोबिलाइजेशन के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बीएलओ के साथ चलने के लिए एसआईआर एक्सरसाइज में आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपके कब्जे में तो दूर की बात है, आपका प्रभाव ही नहीं है राज्य में, आप जीतेंगे कैसे। 2023 के जो पंचायत इलेक्शंस थे उनमें हंड्रेड्स ऑफ सीट्स वेंट अनकॉन्टेस्टेड। क्या ये डेमोक्रेसी का फेलियर नहीं था?
सिर्फ अनकंटेस्टेड नहीं बल्कि एसडीएम कोर्ट जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसके दरवाजे पे, उसके थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके थे ऐसे प्रार्थी, ऐसे प्रत्याशी, और वहां पे उनका खून हो गया। इतना भयंकर था। 2 बार पंचायत इलेक्शन में ऐसा हुआ। इस बार जो पंचायत इलेक्शन हुआ उससे भी अधिक भयावह पिछला वाला था, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उसे निंदा करनी पड़ी कि ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से लोकतंत्र नहीं चल सकता। और 2019 के बाद वो पंचायत इलेक्शन एक और मौका था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं है, जब सेंटर को स्टेट डिफाई कर देता है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कोलैप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। टीएमसी खुद को बंगाल वर्सेस दिल्ली के नैरेटिव में प्रोजेक्ट करती है, तो आपको लगता है कि 2026 के इलेक्शंस में ये इमोशनल अपील काम करेगी? ये जितना 2021 में ये अपील काम की थी अब नहीं करेगी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में बंगाली और बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, बंगाली सेलिब्रिटीज सब जुड़ चुके हैं और उनको कुछ बहुत अच्छे प्रवक्ता भी मिले हैं, उनको कई अच्छे प्रचारक मिले हैं, कई अच्छे वक्ता मिले हैं, और सबके सब बांग्ला में बात करते हैं, सबके सब बंगाली हैं। और एक बहुत बड़ी गलती और हो गई थी कि आपको पता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो किसी अन्य राज्य के किसी नेता को पर्यवेक्षक बना के भेजा जाता है। तो कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया था, जिनको बंगाल की बिल्कुल समझ नहीं है। और इस बार किसको बनाया गया? बिप्लब देब को, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वयं बंगाली हैं। उनको बंगाल की बेटर पहचान है, वहाँ के लोकल इश्यूज की अधिक समझ है, उनको पता है कि किस बात से बंगाली समाज आंदोलित होगा, किस बात पर वो उदासीन रहेगा। तो ये सारी सूक्ष्म बातें जो है 2021 से 2026 हिंदुओं के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। सुरजीत जी, एक आखिरी सवाल, क्या बंगाल वाकई में चेंज चाहता है? बंगाल अवश्य चेंज चाहता है और बड़ी शिद्दत के साथ चाहता है, और ये चेंज जो है मानसिक स्तर पर आ चुका है, फिजिकल एक्शन में अभी तक बदला नहीं है। और जिस प्रकार से लोग मोबिलाइज हो रहे हैं और टीएमसी की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके पक्ष में नैरेटिव जा नहीं रहा है। बंगाल तो चेंज चाहता है, लेकिन उसे बस थोड़ा सा शेष भारत का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट मिल जाए तो बंगाल में चेंज अवश्य आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी, जो आपने बंगाल इलेक्शंस पर हमसे अपने विचार साझा किए और जो बंगाल की ग्राउंड रियलिटी है वो हम तक, हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई। ऑडियंस, आप लोगों को क्या लगता है 2026 के बंगाल इलेक्शंस में कौन जीतेगा? टीएमसी की क्या स्थिति रहेगी और क्या बीजेपी अपने उस लक्ष्य को पार कर सकेगा जिसके लिए वो काफी सालों से बंगाल में मेहनत कर रहा है? अपने विचार कमेंट्स के द्वारा हम तक साझा करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।